हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नैनी लेक की, क्योंकि नैनी लेक का जल स्तर बहुत ज़्यादा घट गया है, जिस वजह से सभी के लिए चिंताओं का कारण बन गया है। आइए इससे जुड़ी सभी चीज़ों को हम लोग जानते समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। वाई नैनी लेक इज सीइंग रिकॉर्ड लो वाटर लेवल दिस ईयर। तो यहाँ पता चल रहा है कि भाई नैनी लेक इस साल रिकॉर्ड स्तर तक घटे हुए पानी की स्थिति का सामना कर रही है। अब यहाँ हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो ये हमारे सामने नैनी लेक है, और नैनी लेक एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई किडनी की आकार की लेक है। अब ये लेक 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसकी खोज हुई थी 19वीं शताब्दी में, और एक अंग्रेजी व्यापारी के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खोज की गई थी, जिसका नाम था पी बैरन। जिस समय इसकी खोज हुई उसके बाद अंग्रेजों का खास ध्यान गया इसके ऊपर, जिसके बाद पूरे के पूरे शहर को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले ली। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि ये लेक पर्यटन का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ आसपास पूरे शहर के लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, लेकिन अब इसका जल स्तर बहुत ज्यादा घटता जा रहा है और वर्तमान में इसका जल स्तर 4.7 फीट पर पहुंच गया है। अब ये 4.7 फीट का स्तर पिछले 5 वर्षों के मामले में सबसे ज्यादा निम्न है, और ये चिंता इस प्रकार और बढ़ गई है क्योंकि गर्मी का मौसम अब शुरू होने ही वाला है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी वजह से शहर में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इस झील का जल स्तर शून्य से नीचे भी पहुंच सकता है, जो और ज्यादा चिंताओं को बढ़ा सकता है। अब जल का स्तर शून्य स्तर से नीचे पहुंचने का अर्थ ये भी नहीं है कि पूरी की पूरी लेक सूख जाएगी। दरअसल हर एक लेक के ऐतिहासिक डाटा के आधार पर उसका गेज स्तर निर्धारित किया जाता है। ठीक वही स्थिति है नैनी लेक के साथ में भी। अब नैनी लेक की जो गहराई है वो मानी जाती है कि 89 फीट है। ठीक है, अब 89 फीट की गहराई का अर्थ ये हुआ कि टोटल 27 मीटर हम लोग इसकी गहराई जानते हैं। अब 27 मीटर या 89 फीट की गहराई के साथ इसका जो गेज स्तर है वो निर्धारित किया गया है 12 फीट। अब दरअसल ये शून्य स्तर से नीचे जाएगी तो अर्थ ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये जल स्तर 12 फीट से नीचे पहुंच गया है, ना कि ये पूरी की पूरी लेक सूख गई है। क्लियर है बात सारी। अब शहर की निर्भरता बहुत ज्यादा है। शहर की निर्भरता इस प्रकार है कि वर्ष 2024 में पूरे शहर की जल की आवश्यकता की 76% पूर्ति सिर्फ और सिर्फ नैनी लेक के पानी से ही की गई थी। वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर पूरे शहर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 10 मिलियन लीटर पानी रोजाना निकाला जाता है नैनी लेक से। अब निर्भरता भी बहुत ज्यादा है, पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है, जीडीपी की स्थिति में भी एक खास हो चुकी है। अब जरूरी ये है कि इसकी जो चिंताजनक स्थिति हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है और ऐसे ही घटता रहा तो समस्याएं और भी ज्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पर यह सब कुछ हो क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग जाने कि जल स्तर के घटने के पीछे का कारण है क्या। तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 कारण ही जिम्मेदार हैं जिनके माध्यम से चीजों को ठीक किया जा सकता है। कई सारे कारण हैं। आइए सभी कारणों को धीरे धीरे जानते समझते हैं। एक तात्कालिक कारण जो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा वो ये है कि इस बार की सर्दियों में बर्फबारी और बारिश बहुत ही कम हुई है। इसके पीछे का रीजन है जलवायु परिवर्तन, लगातार चीजें बदल रही हैं, तो इसी वजह से ये देखा गया कि जो भी बीती सर्दियां हैं उस दौरान बर्फबारी भी कम हुई और बारिश भी कम हुई, जिस वजह से नैनी लेक का पानी रिचार्ज नहीं हो पाया है। तो ये समस्या के कारण बना है। इसके अलावा झील के रखरखाव से जुड़ी दीर्घकालीन समस्याएं इस झील के घटते जल स्तर के मामले में प्रमुख कारण बने हुए हैं। शहर की जल के लिए निर्भरता, जैसा कि आपको मैं बताया कि शहर की निर्भरता बहुत ज्यादा है जल के लिए, झील पर बहुत ज्यादा दोहन किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसके पानी का, जिस वजह से जल स्तर तो घट रहा है पर जो रिचार्ज होना चाहिए वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये इसका एक बड़ा कारण है, बड़ी समस्या है। इसके अलावा बढ़ती आबादी। अब जिस प्रकार से नैनीताल या पूरे की पूरी नैनी झील के आसपास का एरिया एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आबादी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से संसाधनों के ऊपर दबाव काफी ज्यादा हो गया है। पर्यटन की स्थिति आपको मैं लगातार बता ही रहा हूं। तो पर्यटन के मामले में स्थानीय लोग अब अपने जीविका के लिए निर्भर है ही हैं पूरे के पूरे शहर में इस पर्यटन के लिए। वहीं जब बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, गर्मियों का मौसम जिस तरह से बढ़ेगा, लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में झील पर और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिस वजह से इनका दोहन होगा। व्यावसायीकरण। अब
लोगों को दिख रहा है कि हाँ, झील के आसपास रोजगार के अच्छे अवसर हैं, दुकानें खोल करके, होटल खोल करके आप अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। तो इसी वजह से आसपास दुकान खोलने का मामला सभी कुछ तेजी से हो रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी बाहर के शहरों से भी आकर के अपनी आजीविका के लिए यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी इस झील के घटते जलस्तर का कारण बना हुआ है। वहीं अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण, अब जब लोगों को दिख रहा है कि आजीविका के अच्छे साधन मिल रहे हैं तो लोग अनियोजित रूप से घर बनाने का कार्य, होटल बनाने का कार्य, रेस्टोरेंट्स बनाने का कार्य और बाकी सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जहां पर सारा कार्य अनियोजित निर्माण का हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और झील के आसपास देखा जा रहा है कि घर और दुकानें बहुत ज्यादा तेजी से बन रही हैं। रिचार्ज जोन का क्षरण हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार इस झील के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इस झील को रिचार्ज की भी आवश्यकता है, यानी कि बारिश के मौसम के दौरान या बाकी और अन्य स्रोतों से जहां से भी इसको पानी मिल सकता है वहां से वापस झील में पानी पहुंचे, जिससे कि ये अपना जो जल स्तर है उस स्तर को अच्छे से प्राप्त कर ले और जल से भरी पूरी रहे। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि अब रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये समस्या के कारण बन चुकी है कि हाँ, अब घटता जल स्तर इसको फेस करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनुपचारित अपशिष्ट भी इस जगह पे छोड़ा जा रहा है। तो पूरे के पूरे शहर में जब आबादी बढ़ रही है तो बढ़ती आबादी के कारण यहाँ पर अनुपचारित अपशिष्ट भी बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है, जिस वजह से समस्या और ज्यादा है। वहीं ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए भी जो पूरे का पूरा यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है वो भी इस झील को ही बनाया हुआ है माध्यम, और सारा का सारा पानी यहीं पर ही भेज दिया जा रहा है। क्लियर है बात सारी? जो रिचार्ज जोन का क्षरण है इसके पीछे एक बड़ा रीजन बना हुआ है कंक्रीटीकरण। दरअसल पहले स्थिति इस प्रकार की थी कि पूरे क्षेत्र में मृदा से बनी हुई सड़कें और मृदा वाले क्षेत्र अधिक थे, लेकिन अब जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो कंक्रीटीकरण भी तेजी से होता जा रहा है। अब बढ़ते कंक्रीटीकरण के तहत हम लोग देख रहे हैं कि रिचार्ज जोन का क्षरण काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब जगह जब कंक्रीट हो गया है तो बारिश का पानी गिरता भी है तो वो वापस से लेक में नहीं पहुंच पाता है और लेक का जलस्तर यहाँ पर बढ़ नहीं पाता है। क्लियर है सारी की सारी बात? सिर्फ कहानी यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन भी इस झील के घटते जलस्तर में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 1970 से 2022 के बीच वार्षिक औसत तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। समझिए, सिर्फ और सिर्फ 1970 से 2022 यानी कि मात्र और मात्र 52 वर्षों के बीच में आपके यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है, काफी ज्यादा है। वहीं 2022 में उत्तराखंड में सालाना हम देख रहे हैं कि 2400 मिलीमीटर की बारिश हुई, यानी कि 2022 में वार्षिक बारिश जो दर्ज की गई थी उत्तराखंड में वो 2400 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, लेकिन 2024 में आंकड़ा घट गया और ये सिर्फ 2000 मिलीमीटर रह गई, जो कि एक बड़ा अंतर दिखा रही है और पता चल रहा है कि क्षेत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस साल की स्थिति ऐसी रही कि जनवरी से मार्च के बीच नैनीताल में 107 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2022 की तुलना काफी कम रही। वहीं बर्फबारी वाले दिनों की बात करें तो 2022 के अंदर सर्दियों के 3 महीने के दौरान 4 दिन ऐसे थे जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, अच्छे से बर्फबारी हुई। लेकिन 2025 की स्थिति ऐसी रही कि एक भी दिन बर्फबारी वाला दिन नहीं हुआ। तो समझिए जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से पूरे के पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डाल रहा है। वर्षा भी घट रही है और वर्षा के घटने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बर्फबारी वाले दिनों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है, और ये सभी प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इस झील का जलस्तर घटता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात सारी की सारी? अब ये सारा का सारा मामला जो है वो लंबे समय चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज की कहानी है और सिर्फ अभी वर्तमान की वजह से ही इस झील का जलस्तर घट गया। ये सारी दीर्घकालीन समस्या है, जैसा कि हम लोग जलवायु परिवर्तन का आंकड़ा भी देख रहे हैं कि 1970 से 2022 के बीच में ये सब कुछ देखने को मिला है। तो सबको पता था, इसके लिए पहले भी कई बार चेतावनियां जारी की गई हैं, पहले भी सभी चीजें बताई गई हैं और लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी ये स्थिति समझ लीजिए कि अतिक्रमण जारी है, लगातार किया जा रहा है, कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण बहुत ज्यादा किया जा रहा है। वहीं सूखाताल झील के गाद जमाव की स्थिति भी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता को बढ़ा रही है। यहाँ पर लोग आके मलबा डालते हैं और आंकड़े ये भी बताते हैं कि सूखाताल झील में गाद का जमाव और वहीं मलबा डालने की स्थिति के कारण इस झील के क्षेत्रफल में 2 हेक्टेयर की कमी हुई है। तो समझिए परेशानियां कितनी ज्यादा हैं, और इस पूरी की पूरी परेशानी में अधिकांश कारण तो हमें मानव जनित ही देखने को मिल रहे हैं, ना कि प्रकृति के कारण अधिकांश चीजें हुई हैं। तो किसी क्षेत्र का सौंदर्य उसके लिए किस प्रकार परेशानियों का कारण बन सकता है, ये हमें नैनीताल और नैनी झील दोनों के मामले में ही देखने को यहाँ मिल जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि अभी तक इसके संरक्षण के लिए प्रयास नहीं किए गए या कायाकल्प की बातें नहीं की गई हैं। दरअसल ये बातें काफी लंबे समय से चल भी रही हैं। 1993 में इसके लिए सबसे पहले पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई थी और इस दौरान यहाँ पर यह बात प्रस्तुत की गई थी कि व्यावसायिक परिसरों की परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा हो सके, यहाँ पर प्रकृति को संरक्षण मिल सके। हालांकि शुरुआती तौर पर जब विचार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो रोक तो लगा दी गई, लेकिन बाद में इस रोक को हटा दिया गया और कार्य दोबारा से शुरू हो गया। वहीं हम लोग देखते हैं कि लोगों ने माना ही नहीं फैसला और कुछ क्षेत्रों में तो चीजें कंटिन्यू जारी ही रही। ठीक इसी प्रकार की एक स्थिति हम लोग 2021 में देखते हैं, जब कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे जिनका नाम है अनिल बिष्ट। उन्होंने एक परियोजना पत्र तैयार किया था इस पूरी की पूरी झील के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन जब ये परियोजना पत्र पहुंचता है उत्तराखंड हाईकोर्ट में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट इसको कन्वर्ट कर देता है एक जनहित याचिका के अंदर और बाद में कह देता है कि कंक्रीटीकरण नहीं होना चाहिए और पूरे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पे काम किया जाना चाहिए। लेकिन 2024 में जब विचार किया गया दोबारा से इन मुद्दों पर तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ही कंक्रीटीकरण की परमिशन दे दी और कह दिया कि ठीक है भाई, चीजों को आगे बढ़ाओ। इस दौरान मुख्य मुद्दा यह था कि जो नैनी झील है उस नैनी झील का तल जो है वहां पर कंक्रीटीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा था, जिस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता थी और क्षेत्र के लोग इस मुद्दे पर चिंता जाहिर कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में तो रोक लगाई गई कोर्ट के द्वारा, लेकिन बाद में चीजों को बदल दिया गया और कह दिया गया कि काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। तो जरूरत है फिलहाल इस पूरी की पूरी झील को कायाकल्प की, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को संरक्षण की। अगर संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ये क्षेत्र जीडीपी के मामले में महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्यटकों का आना जाना भी जरूरी है, लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं कि पर्यटन और जीडीपी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना भी उचित नहीं है। अब यहाँ पर यह जरूरी है कि लोग चीजों को समझें, जागरूक हों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल बिठाते हुए जीडीपी पर ध्यान दे, तभी कुछ हो पाएगा। एक सस्टेनेबल अप्रोच अपनाए जाने की आवश्यकता है यहाँ लोगों के द्वारा, जिससे कि सभी स्थिति का समाधान किया जा सके और इन चिंताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के अंदर ये नैनीताल वाला क्षेत्र जो है और नैनी झील के आसपास वाला क्षेत्र जो है उसके भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, उसके भविष्य के लिए निर्णय लिए जाए। तो बस इसी के साथ जो बातें हमें जाननी समझनी थी उन सभी बातों को हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है, समझना है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वहीं स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। इसके अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। वहीं इस QR को स्कैन करके आप लोग सीधा पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसलिए बाकी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। जरूरी है कि तब तक आप लोग दें मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।